हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित। स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपसे कहूं कि इन्फ्लेशन एक तरह का चोर होता है जो कि आपकी पैसे की वैल्यू को चुराता है, तो आपको कैसा लगेगा? यस, इन्फ्लेशन एक तरह का चोर होता है जो कि आपके पैसे की वैल्यू को चुराता है। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले कि इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू को किस तरह से चुराता है और इन्फ्लेशन के बढ़ने के कारण क्या क्या होते हैं। इन्फ्लेशन अगर 0% हो जाए तो हमारे भारत पे क्या असर पड़ेगा और आप बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को किस तरह से बीट कर सकते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपको इन सब के बारे में जानना तो हमारे वीडियो से बस आपको चिपके रहना ताकि आपको इन सब के बारे में नॉलेज मिल सके। चलो हम आप वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप इस टाइम पे कोई वस्तु, मान लीजिए कि ये ए वस्तु आप इस टाइम पे 100 रुपए में खरीदते, लेकिन अगर आप वही ए वस्तु को 1958 में जाके खरीदेंगे तो वो आपको केवल 1.2 रुपए में पड़ेगा। देख लीजिए कि वही वस्तु है लेकिन प्राइस में डिफरेंस होने की वजह से इन्फ्लेशन ने प्राइस मनी की वैल्यू को कम करके महंगाई को बढ़ा दिया है। इसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है। ऐसे इन्फ्लेशन को बढ़ने के केवल 3 ही मेन कारण होते हैं। पहला कारण होता है डिमांड पुल इफेक्ट, यानी कि जब मार्केट में किसी वस्तु की ज्यादा डिमांड होने लग जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। और डिमांड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण मार्केट में ज्यादा मनी का होना होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको कहीं ट्रेवल में जाना है और आपको पता है कि उस बस में 10 ही सीट है, लेकिन उस 10 सीट में ट्रेवल करने के लिए 100 लोगों ने अप्लाई किया है, तो उस बस का जो भी ओनर होगा वो 10 सीट के प्राइस जब तक बढ़ाता रहेगा जब तक उसे वही 10 लोग ना मिल सके जो उसे अफोर्ड करे, जिसकी वजह से डिमांड होने की वजह से उसकी प्राइस बढ़ती है जो कि इन्फ्लेशन की ओर जाता है। हमारा कॉस्ट पुल इफेक्ट। कॉस्ट पुल इफेक्ट यानी कि जो हम प्रोडक्शन में चीजें बनाते हैं उसमें जो रॉ मटेरियल लगते हैं वो जब महंगे हो जाते हैं तो उसके वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। ऐसे तो इसे महंगा होने का सबसे बड़ा कारण 2 होते हैं। एक होता है आपका, अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाए, मतलब करेंसी की वैल्यू गिर जाए, या फिर कुछ पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से होते हैं। और भी कुछ होते हैं जैसे कि आपका आपदा की वजह से भी किसी चीज की कमी आ जाती है। पॉलिटिकल के बारे में हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर हम करेंसी डिप्रिशिएट की बात करें तो आप ही सोचिए, पहले आप $1 लेने के लिए 55 रुपए खर्च करते थे, लेकिन इसी समय आप $1 लेने के लिए 75 रुपए खर्च करते, तो आप सोच सकते कि इतनी तगड़ी तरीके से फाइनेंशियल डिप्रिशिएट हुआ है। तीसरा और बिल्ट इन इफेक्ट, यानी कि एक इन्फ्लेशन होता है जिसका जो टाइम टू टाइम बढ़ता ही रहता है, जिससे कोई भी प्रभाव ना पड़े, जब भी वह बढ़ता ही रहता है। ऐसे जो डेवलप कंट्री होती है जैसे कि हमारी अमेरिका जैसी कंट्री, उन्हें 2% का इन्फ्लेशन होना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। ये इन्फ्लेशन की रेट सेंट्रल बैंक ऑफ वर्ल्ड डिसाइड करता है और हमारे भारत देश का एवरेज इन्फ्लेशन रेट 4% माना जाता है। ऐसे तो अगर हमारे भारत देश का इन्फ्लेशन रेट 2% से 6% के बीच में रहे तो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। इस टाइम पे ऐसे हमारे इन्फ्लेशन रेट 7% से भी ऊपर लगभग चल रही है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। ये इन्फ्लेशन रेट किस तरह से मापा जाता है? इन्फ्लेशन रेट को मापने के लिए 3 तरह के एक फॉर्मूलेज होते हैं। पहला होता है CPI, दूसरा होता है WPI और तीसरा होता है PPI। CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि जो आपको हाथ में वस्तु मिल रही है उसका प्राइस पहले कितना था और अब कितना, उस चीज का डिफरेंस को इन्फ्लेशन निकाला जाता है। दूसरा होता है WPI, यानी कि जो हमारे होलसेलर होते हैं उन्हें पहले किस दाम में चीजें मिलती थी वही, और अब किस दाम में चीजें मिल रही है, उन दोनों के डिफरेंस को निकालने को ही हमारा इन्फ्लेशन कहते हैं। और तीसरा था हमारा PPI, यानी कि एक वस्तु को बनाने के पीछे के खर्चे पहले कितने आते थे, अभी कितने आते हैं, वो PPI के थ्रू निकाला जाता है। इन तीनों मापदंडों के वजह से हमारा ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट निकाला जाता है। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर हम एडवांटेज की बात करें तो मान लीजिए कि इन्फ्लेशन रेट 0% है, तो 0% इन्फ्लेशन होने की वजह से ना कोई वस्तु की प्राइस बढ़ेगी और प्राइस ना बढ़ने की वजह से किसी भी व्यक्ति की सैलरी और वेजेस में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा इन्फ्लेशन होता है, जो एम्प्लॉयमेंट होता है, इसमें आपस में बहुत बड़ा संबंध होता है एक लिमिट तक। वो 6% पार होने के बाद वो लिमिट टूट जाती है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा तो जो प्रोड्यूसर होगा उसे कभी भी वेजेस या फिर सैलरी को बढ़ाने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी सैलरी बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट रहेगी, यानी कि बढ़ेगी नहीं। इसलिए इन्फ्लेशन को हमारे भारत देश का
2 से 6% के बीच में होना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। वहीं जो डेवलप कंट्री होती है उसमें केवल 2% होता है। अब आप सोचेंगे कि अगर इन्फ्लेशन 6% के ऊपर चल जाए तो इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करती है। मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम बेसिक बात करें तो उसके अंदर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसे ऊपर नीचे करके हमारे इन्फ्लेशन रेट को आगे पीछे किया जाता है। जो हमारा जो हमने जो 3 कारण बताया था, कॉस्ट पुल इफेक्ट और हमारा था डिमांड पुश इफेक्ट और था हमारा बिल्ड इन इफेक्ट, जो हमारे 2 है उन दोनों को आगे पीछे करके ही इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है। अब हमारा आता है मेन टॉपिक पे। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही हो तो आप उसे किस तरह से बीट कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारी जो एवरेज हमारा इन्फ्लेशन रेट 4% रहता है, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे जो हमारा 6% है। अगर इन्फ्लेशन रेट 6% की दर से चल रहा है तो आपको कोई ऐसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे 6% से ज्यादा इंटरेस्ट मिले। जैसे कि आप जानते हैं कि एफडी एक ऐसा चीज है जहाँ पे सबसे ज्यादा सेफ पैसे रहते हैं, लेकिन वहां पे भी 6% मिनिमम मिलता है, कहीं कहीं पर 7% तक भी पहुंचता है। लेकिन जो आपके एफडी में जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर टैक्सेशन मिलने के बाद ओवरऑल वो 5% या फिर 6% के बीच में रहता है, जिसकी वजह से आप इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर पाते। इसके लिए आप बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में, सब में इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको अपने मनी को मैनेजमेंट करना है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो हम वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक यू।